चौथे नंबर का पाठ माँ को पत्र, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। वो पाठ हम लोगों ने समझा था। आज कक्षा 6 का 5वां नंबर का जो पाठ है काला पानी, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जब आप बुक ओपन करेंगे उसमें आपको एक मानचित्र नज़र आएगा। मानचित्र में कलकत्ता और अंडमान निकोबार द्वीपों को आपको दर्शाना है। उस मानचित्र में उसको नामांकित करना है। इसके अलावा काला पानी की सज़ा पाने वाले 4 स्वतंत्र सेनानियों के बारे में यानी नाम उनके लिखना है और कुछ दो वाक्य जो है उनके बारे में आप लोगों को इंटरनेट से सर्च कर लिखना है कि काला पानी की सज़ा जो है किन किन स्वतंत्र सेनानियों को हुई थी, उनके नाम और उनके बारे में दो लाइनों में कोई जानकारी आप लोगों को लिखना है। बच्चों, ये काला पानी की सज़ा क्या है और किसको ये सज़ा मिली थी, इसके बारे में हमको इस पाठ में पढ़ना है। भारत के पूर्वी तट पर अंडमान निकोबार समुद्र टापू है। पुराने ज़माने में यहाँ आना जाना बहुत ही दुर्लभ था। पहले के ज़माने में अंडमान निकोबार अगर ये द्वीप समूह है, वहाँ पर जाना आना यानी एक समुद्र के ऊपर बना हुआ टापू है और वहाँ आना या जाना बड़ा ही दुर्लभ था। अगर वहाँ पर अगर एक बार व्यक्ति चला गया तो उसका रिटर्न आने का कोई चांस नहीं होता था। तो इस तरह से ये एक दुर्लभ जगह है। यहाँ से व्यक्ति भाग कर नहीं जा सकता। समुद्र के अंदर बना हुआ ये टापू, तो यहाँ से कोई व्यक्ति भागकर जा भी नहीं सकता। इसके आसपास समुद्र का पानी गहरे काले रंग का है। समुद्र का पानी जो है वो अधिकतर नीले कलर का होता है, पर ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है या ये जो समुद्री टापू है, यहाँ का पानी जो है वो काले रंग का है, इसीलिए इसे काला पानी कहते हैं। तो बच्चों, काला पानी नाम ये समुद्र के काले पानी के वजह से पड़ा है। अब बच्चों, ये कहानी जो है, ये जो स्वतंत्र आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो हमारे स्वतंत्र वीर थे, सैनिक थे, इनको अंग्रेज़ सरकार जब पकड़ती थी तो वो किसी न किसी तरह की उनको सज़ा जो है वो सुनाती थी। तो इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे, उनको काला पानी की सज़ा हुई थी, जिनको भारत से निकाल कर वहाँ काला पानी के अंडमान निकोबार टापू पर भेज दिया जाता था। और फिर उनका क्या होता था उसके बारे में तो हमको कुछ भी पता नहीं चल पाता। यानी अगर वो व्यक्ति वहाँ पर गया है तो वो मरने के बाद ही वापस वो लौटता था। इस तरह से ये जगह थी। 15 नवंबर को मुझे और मेरे साथियों को बताया गया कि हमारी सजाए मौत आजीवन काले पानी के कारावास में बदल दी गई है। यहाँ पर जो भाई परमानंद है, इन्होंने ये काला पानी जो है ये पाठ जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एक स्वतंत्र वीर जो है वो लिख रहा है कि मुझे और मेरे साथियों, अभी यहाँ पर नाम नहीं दिया उन्होंने कि वो कौन है, मुझे और मेरे साथियों को बताया गया कि हमारी सजाए मौत आजीवन काले पानी की कारावास यानी आजीवन देश निकाला में बदल दी गई है। एक तरह से वो देश निकाला यानी देश से उनको बाहर कर देना, ऐसी जगह भेजना जहाँ से उनका वापस आना नामुमकिन हो। तो इनको 15 नवंबर को बताया गया कि उनकी जो सजाए मौत थी, वो सजाए मौत को काले पानी के कारावास में बदल दिया है। शेष अन्य को दूसरे दिन फांसी दी जाएगी। मतलब जितने भी स्वतंत्र वीर पकड़े गए थे उनमें से कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा हुई और जो बचे थे उनको दूसरे दिन फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। इस तरह का फरमान निकला था और वे देशभक्त हंसते हंसते फांसी के तख्त पर झूल गए। दूसरे दिन उनको फांसी दी और ये देशभक्त जो हमारे देश के आज़ादी के लिए, मातृभूमि के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की परवाह न किए बिना ये कूद पड़े थे, उसमें इनको फांसी पर लटकाया गया और वो हंसते हंसते फांसी के तख्त पर झूल गए। हमें काला पानी भेजे जाने की तैयारी होने लगी। जिन लोगों को काला पानी की सज़ा हुई थी उनको काला पानी में भेजने की तैयारी शुरू हो गई। अब ये क्या क्या तैयारी थी? लगभग 1 सप्ताह बाद हम सबका वजन तोला गया। जैसे जो सज़ा सुनाई गई उसके 1 सप्ताह के बाद जिनको भी सज़ा मिली है काला पानी की, उनका सबका वजन जो है वो तोला गया। इसके बाद हमें विशेष धारीदार कपड़े कैसे थे, जिसके ऊपर धारी ऐसे खादी के मोटे टाइप के सूत कपड़े थे और जिसके ऊपर ऐसी धारियाँ बनी हुई थी, इस टाइप के जो कपड़े हैं वो दिए गए। इसके बाद में 2 कंबल दिए गए
और एक लोहे का कटोरा दिया गया और साथ में एक लोहे का कटोरा दिया गया। साथ ही लोहे की मजबूत बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ भी हमें पहना दी गई। तो इनको ये तो 2 कपड़े मिले, 2 जोड़ी कंबल मिला, खाने के लिए एक लोहे का कटोरा मिला, उसके साथ साथ बड़े वजनदार ऐसी उनके मतलब उनको बांधने के लिए हथकड़ियाँ जो है वो लोहे की मजबूत जो बेड़ियाँ है वो भी उनको पहना दी गई। इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। हम सबके मन में काला पानी को लेकर अनेक शंकाएं हो रही थी। काला पानी के बारे में अधिकतर लोगों ने सुन रखा था, इनके भी मन में शंकाएं हो रही थी। हमें एक लारी में ज़बरदस्ती ठूस दिया गया। लारी ये होती है जो सामान ढोकर ले जाते हैं, उसमें उनको ज़बरदस्ती ठूसा यानी बहुत सारे लोग उसमें भरे होंगे, उसमें भी जगह करके इन लोगों को घुसाया गया है। जैसे गाय बैल बकरियाँ को ठूस कर एक गाड़ी में लेकर जाया जाता है, वैसे एक लॉरी में इन लोगों को ठूस दिया गया और स्टेशन पर ले जाया गया। और वो लेकर कहाँ गए तो स्टेशन पर। भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जैसे ये जितने भी काला पानी की सज़ा पाने वाले जितने भी ये जो सैनिक थे, उनको उनका मतलब सुरक्षा के लिए या फिर वो भाग नहीं जाए इसलिए बड़ी व्यवस्था की गई थी। और बहुत सारे पुलिस जो बल है वो पुलिस सुरक्षा बल जो है उनके आसपास तैनात था। और उसी व्यवस्था के बीच हमें ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ाया गया और उसी व्यवस्था के साथ उनको ट्रेन के एक डिब्बे में बिठा दिया गया। गाड़ी चल पड़ी, जैसे ही वो रेलवे में बैठे ट्रेन में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। हम गाने गाते जाते थे। अब ये जो बैठे हैं आज़ादी के वीर, जिन्होंने हमारे अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की, ये ट्रेन में बैठे हैं और शांति से नहीं बैठे और बैठते वक्त वो गाना बजाना कर रहे हैं। वो गाते हुए जा रहे हैं कि जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो या फिर पिकनिक मनाने जा रहे हो। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर आगाज़ किया। उन्होंने अब वो जो गाते गाते हर स्टेशन पर वो मतलब गाना गाते जा रहे थे। जब भी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती, अब जब ये गाना गा रहे थे, स्टेशन आता, स्टेशन पर गाड़ी रुकती, तो गीतों की आवाज़ सुनकर अन्य यात्री उत्सुकतावश हमारे डिब्बे में झाँकते थे। जैसे हम लोग भी कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं या कोई ऐसे आवाज़ आ जाती है हमको गाने की बजाने की, ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और अपने उसके बदले में वो कुछ पैसे लोगों से लेते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो ऐसे लोग आप लोगों को दिखाई देते होंगे। तो हम लोग भी इधर उधर देखने लगते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, हम भी झाँकने लगते। उसी तरह से ये डब्बे से जो गाने की आवाज़ आ रही थी, तो लोग जैसे स्टेशन पर गाड़ी रुकते हैं तो देखने आते कि अरे कौन से डिब्बे से आवाज़ आ रही है, कौन गा रहा है, क्यों गा रहा है। इस तरह से जानकारी लेने के लिए लोग जो है वो डिब्बे में झाँकते थे कि ये कौन है। रात भर में हम पंजाब से बाहर हो गए। अब जो ट्रेन चली थी, कहाँ से ट्रेन चली, क्या चली, अभी इसके बारे में यहाँ दिया नहीं है। उन्होंने कहा कि जब रात मतलब पूरी रात बीत गई, रात भर में उन्होंने पंजाब जो है वो क्रॉस कर लिया था। हमें अपनी जन्मभूमि को अलविदा कहने का भी मौका नहीं दिया गया। इनकी जो भी जन्मभूमि है या जो भी भारत माता को उन्होंने कि हम अलविदा कहे कि अब हम इस धरती पे वापस कदम नहीं रखेंगे, ऐसा मौका भी अंग्रेज सरकार ने इन लोगों को नहीं दिया था। 2 कैदियों को एक ही हथकड़ी से बांधा गया था। देखो, हथकड़ियों से तो बांधा था पर सेपरेट हथकड़ी नहीं थी, तो 2 कैदी मिला के एक हथकड़ी, ऐसा 2 को उन्होंने एक साथ बांधा था, जिससे रास्ते में हमें भयंकर यंत्रणाओं से जूझना पड़ा। यानी काला पानी की सज़ा वहाँ जाने के बाद होती, पर उनकी सज़ा जो थी वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी। 2 व्यक्तियों को एक साथ बांधने के बाद आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उनको मुश्किल होती होगी। कहीं उनको खाना खाना है, सोना है या XYZ जो भी चीज़ें करना होगी, उसमें उनको बड़ी दिक्कतें होती होगी, परेशानी होती होगी। पर इसी तरह की यंत्रणाओं से जूझते हुए ये लोग आगे बढ़े। यदि रात में किसी को उठना होता तो उसके साथ दूसरे को भी उठना पड़ता था। अगर कोई सोया है, 2 व्यक्ति अगर बंधे हैं, अगर एक को कहीं बाहर जाना है तो उसके साथ वो दूसरे सोए हुए व्यक्ति को भी जागना पड़ता था, उठना पड़ता था। लेटने का तो डिब्बे में स्थान ही नहीं था। ऐसे डिब्बे में उनको बिठाया गया था कि वहाँ तो लेटने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। मतलब जिस तरह से गाय बैल भैंस भरी हुई रहती है, उसी तरह से उनको डब्बे में भी भर दिया था। वहाँ पर ना लेटने की उनको जगह ही नहीं थी, सिर्फ बैठने के लिए जगह थी। लेटने का तो डिब्बे में स्थान ही नहीं था। शौच करने की भी समस्या थी। अगर उनको जाना है वॉशरूम वगैरह तो सोच सकते हैं आप लोग किस तरह की दिक्कतें उनको होती होंगी। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह समय पड़ने पर सब कुछ सह लेता है। यहाँ पर
इन्होंने कहा है कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर मनुष्य के ऊपर विपदा भी आए तो मनुष्य उसमें एडजस्ट करके उस विपदा को दूर करके अपने रास्ता जो है वो खोज ही लेता है। इसी तरह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि जब समय आ जाए, जब कष्ट सहन करना पड़े तो वो कष्ट भी सहन कर ही लेता है, सब कुछ सह लेता है। इसी तरह कष्ट सहते सहते आधी रात के समय हम कोलकाता जेल पहुँचे। अब ये लोग जहाँ से निकले थे उन्होंने पंजाब क्रॉस किया और आधी रात बीतते बीतते वो कहाँ पहुँच गए, तो कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता की जेल में इनको लेकर आए हैं। यह हमारी पुनः गिनती की गई। जब जेल के अंदर जब उनको लेकर आए तो वहाँ पर उनकी वापस गिनती की कि जितने लोगों को वहाँ से लेकर आए थे उतने लोग हैं कि नहीं। कोलकाता में ही हमें पता चला कि काले पानी की सज़ा वाले कैदियों को जहाज साल में 9 बार अंडमान जाता है। अब उनको जब कोलकाता गए तो उनको पता चला कि काले पानी की सज़ा जिन जिन लोगों को होती है, ऐसे कैदियों को जहाज जो है साल में 9 बार अंडमान लेकर जाता है। मतलब जहाज जो है एक साल में 9 बार चक्कर लगाता है अंडमान के, और 9 बारों में कैदियों को भेजा जाता है। अगले जहाज के जाने में अभी समय था। अभी एक जहाज गया था, अब वो लौट के आएगा, तो इनका जो जहाज है उनका जाने में अभी समय था, कुछ दिन बाकी होते, इसीलिए इनको कलकत्ता जेल में प्रतीक्षा करना पड़ी। तो कितने दिनों तक इन्होंने प्रतीक्षा की, तो इन लोगों ने 15 दिन तक वहाँ पर प्रतीक्षा की है। तो 15 दिन तक ये कोलकाता के जेल में रहे। अंततः स्टीमर आया। स्टीमर यानी वो जो जहाज है, वो जहाज का जो इंजन होता है उसको स्टीमर कहा। 3-4 मील पैदल घसीटे जाने के बाद हमको स्टीमर पर चढ़ाया गया। अब जो जेल है, जेल से वो जो समुंदर होगा वो काफ़ी दूर था, तो ये लोगों को पैदल 3-4 किलोमीटर तक घसीट कर, क्योंकि 2-2 जनों को इतने भारी वजन बेड़ियों के साथ चलना यानी कितना मुश्किल होता होगा। तो एक तरह से वो घसीटने की सामाने घसीट कर उनको वहाँ पर लेकर आए। उसके बाद उनको स्टीमर पर, मतलब उस जहाज़ पर चढ़ाया गया। स्टीमर में हमें नीचे तहखाने में ठूस दिया गया। ऐसा भी नहीं कि जहाज़ के ऊपरी हिस्से में जहाँ से उनको हवा मिले, खुला आसमान देखने को मिले, सूरज की रोशनी मिले, ऐसी जगह न देते हुए इनको तहखाना यानी जो नीचे का हिस्सा होगा जहाँ पर कुछ हवा पानी की नामो निशान नहीं होंगे, इस तरह के तहखाने में इनको ठूस दिया गया। ठूस देना यानी समझते हो आप लोग, जगह नहीं होते हुए भी उस जगह पे ज़बरदस्ती किसी वस्तु को फिट करना, किसी व्यक्ति को रखना। खाने के नाम पर परमल, भुने हुए चने और कोई चीनी जैसी वस्तुएं दी गई। खाने के लिए क्या, रोटी सब्जी कुछ नहीं है, उनको खाने के लिए परमल। सोच लो आप, परमल दिन में कितनी बार भी खा लो, क्या आपकी पेट की भूख शांत होगी जब तक रोटी नहीं मिलेगी? नहीं। तो इस तरह से उनको परमल, भुने हुए चने और कोई चीनी जैसी चीज़ थी जिसमें कि मिठास थी, ऐसी कोई वस्तु उनको दी गई। स्टीमर से अंडमान जाने में 3 दिन लगते थे। कोलकाता से स्टीमर से जब चलता था तो 3 दिन में वो अंडमान पहुंचता था। हम दिन रात गा कर बिता रहे थे। अब वो क्या करेंगे, दूसरा कुछ तो था नहीं, तो वहाँ जब उनको तहखाने में रखा था वहाँ पर इनकी मंडली जो है वो गाना गाती थी, सुबह हो रात हो, ऐसा इस तरह से इन्होंने 3 दिन उसमें बिताए। इतना सब होने के बाद भी हमें इस बात की सांत्वना थी कि हम इकट्ठे थे। उनको ये जो आज़ादी के जितने भी परवाने थे, इनको इस बात का दुख नहीं था कि हमको काले पानी की सज़ा मिली। उनको इस बात की खुशी थी, चलो हम सब साथी एक साथ तो है, कम से कम हम सभी एक साथ तो है, ये हमको सांत्वना थी। इस तरह से यहाँ पर लेखक ने कहा। अकेले होने पर ही मनुष्य को पता चलता है कि मनुष्य का सामाजिक स्वभाव कितना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि अकेला इंसान तो कभी रह ही नहीं सकता। हम अगर पूरे दिन भर किसी से बात नहीं करें तो हम तो इतने बोर हो जाएंगे कि जिसका कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है। हमको दिन भर में किसी से बातें करने को चाहिए, कहीं जाने को चाहिए, कोई हमारे पास आए या हम किसी से बतियाए, इस तरह से हमको चाहिए, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। बिना समाज के हम लोग अकेले नहीं जीवन जी सकते। तो उसी तरह से ये भी इन्होंने कहा कि जब मनुष्य अकेला रहता है और उसको अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, तब पता चलता है कि उसका सामाजिक स्वभाव कितना आवश्यक है, यानी सामाजिक होना व्यक्ति का कितना आवश्यक है। मित्रों का साथ कष्ट में भी बहुत राहत देता है। कहते हैं कि अगर मित्र साथ पे हैं तो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितने भी कष्ट क्यों नहीं हो, पर वो कष्ट जो है वो पार लग जाते हैं। तो मित्रों का होना आवश्यक होता है और वो हमारे जीवन को राहत देने का काम करता है। अब इन्होंने कहा कि वास्तव में जेल में सबसे बड़ी सज़ा एकाकीपन है। अगर आपको एक कमरे में भी अगर सब कुछ खाने पीने को भी दिया जाए, पर एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए 8-10 दिन के लिए,
तो आपको एक बार खाना पीना नहीं दिया तो चलेगा, पर आपके साथ कोई व्यक्ति हो तो आपके वो दिन जो है वो ठीक से निकल जाएंगे, पर आप अकेले जीवन नहीं काट सकते, या एकाकीपन आपसे सहन नहीं होगा। एक दिन में ही आप बोर हो जाओगे और पता नहीं आपको न जाने मन में क्या क्या विचार आएंगे, और आप मतलब ने क्या कहते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, यानी वो उदासी उदासी जो है वो आपके मन पर छा जाएगी। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो कभी अकेला नहीं रह सकता। तो अगर जेल में सबसे बड़ी सज़ा थी तो एकाकीपन की सज़ा थी। मनुष्य ही इसी कमजोरी का मनुष्य की इसी कमजोरी का लाभ कानून उठाता है। यहाँ पर कहा कि इनको काले पानी की सज़ा ऐसी जगह दी गई कि वहाँ पे कोई मनुष्य है ही नहीं, सिर्फ इनको एकाकी जीवन वहाँ वो करना है। तो व्यक्ति जो है मतलब वहाँ पे एकाकीपन से ही मर जाए। तो इसी का ऐसा ही फ़ायदा जो है ये अंग्रेज़ सरकार उठाती थी, और अंग्रेज़ सरकार यही लाभ उठाकर जो हमारे आज़ादी के परवाने थे, जो स्वतंत्र वीर थे, इन लोगों को इस तरह से तकलीफ़ देने का काम जो है वो अंग्रेज़ करते थे। किंतु कुछ लोग जानबूझकर अकेले रहने लगते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको कि लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं होता, वो बहुत ही बिरले लोग होते हैं कि जो अकेले रहना पसंद करते हैं। परंतु अधिकतर प्राणी जो है वो सामाजिक है, उसको सबका साथ ही पसंद आता है, सबके साथ रहना ही पसंद आता है। और कुछ लोग जो होते हैं जो जानबूझकर अकेले रहने लगते हैं, विशेषकर वे जिन्हें कोई खतरनाक काम करना पड़ता है। अब अकेले लोग कौन रहते हैं? अकेले वो लोग रहते हैं जिनको कोई खतरनाक काम करना है, जैसे चोर है, चोर को चोरी करना है तो अपनी चोरी के बारे में और किसी और को पता नहीं चलने देता, तो वो अकेले में काम करता है। उसी तरह से हमारे देश के ऊपर जो हमलाएं करते हैं आतंकवादी या आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग भी या आतंकवादी लोग भी, ये भी अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी खतरनाक चीज़ को अंजाम देने के लिए अपना समय जो है वो व्यर्थ करते रहते हैं, और वे स्वयं को मानसिक रूप से एकाकीपन का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं, इसके लिए खुद ही प्रिपेयर हो जाते हैं। इनको कोई नहीं बोलता है, पर इनके जो वर्क है, काम जो है वो जो उसके प्रति वो इतने वो होते, और वो अपने आप को अकेले करने के लिए अपने आप को सेट कर लेते हैं। धार्मिक लोग भी कई बार अपने दिन एकांत और खामोशी से बिताते हैं। अब ये धार्मिक लोग जो है कुछ नया इनको मतलब न कुछ नया करते हैं, या अध्यात्म में रहकर देश दुनिया को कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहते हैं। इसलिए ये जो धार्मिक लोग होते हैं, जैसे साधु संत होते हैं, वो एकांत में जाकर तपस्या करना, ये करना। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हो चुके हैं जिन्होंने सालों तक अकेले रह के घोर घोर तपस्या की है, और तपस्याओं के बल पर उन्होंने मानव जाति का कल्याण किया है, उद्धार किया है। तो ऐसे लोग भी जो है कुछ एकाकीपन में अपना जीवन बिताते हैं, खामोशी में जीवन बिताते हैं। ऐसा करके ये लोग कोई खतरनाक काम नहीं करते, तो ये ऐसा करके अपने शरीर और अपने आत्मा को जो है वो बलवान बनाते हैं। जब एकाकी रहते हैं, वो तपस्या करते हैं, तो उनका शरीर और उनकी आत्मा वो जो है एक ताकतवर बन जाती है, बलवान बन जाती है। इसलिए ये लोग जो है अकेले रहते हैं। पर जो हम जैसे आम आदमी हैं वो अकेले नहीं रह सकता, हम समाज प्रिय प्राणी हैं और हमको समाज में रहना पसंद है। चौथे दिन स्टीमर के झरोखे से हमें अंडमान की तटीय जंगल दिखाई देने लगे। इन लोगों को तहखाने में डाल दिया था, तहखाने में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तहखाने में थोड़े थोड़े से ऐसे कुछ झरोखे होंगे जो मतलब दो लकड़ियों के बीच में रही हुई गैप होगी, या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा ऐसा कोई खिड़की नुमा कोई चीज़ होगी। तो उस झरोखे से इन लोगों को क्या नज़र आए, तो जंगल नज़र दिखाई आने लगे। ये समझ गए कि अब क्या आया है, ये जंगल नज़र आ रहे हैं, मतलब अंडमान के हम नज़दीक ही पहुंच गए हैं। स्टीमर किनारे पर लगा और हम कैदियों को उतारा गया। अब जैसे स्टीमर जो है वो अंडमान पहुंच चुका था, अंडमान के किनारे पे समुद्र को लगाया गया और जितने भी कैदी थे उनको बाहर निकाला गया। एक पंक्ति में हम अपने कपड़े बिस्तर सिर पर उठाए हुए और कटोरा हाथ में लिए हुए जेल के अंदर दाखिल हुए। कैसे दाखिल हुए, तो इनको जो कपड़े मिले थे, 2 जोड़ी कंबल मिले थे, खाने के लिए जो लोहे का कटोरा मिला था, ये सब चीज़ें लेकर वो कहा है लाइन से जेल के अंदर दाखिल हुए, यानी उनकी एंट्री जेल के अंदर हुई। हट्टे कट्टे गोरे ने हमारा चार्ज संभाला। अभी काला पानी की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी है, तो अंग्रेज़ों ने गोरे लोगों ने दी है, तो वहाँ पे गोरे ही मिलेंगे वो अधिकारी। तो ऐसे एक हट्टे कट्टे गोरे अधिकारी ने हमारा चार्ज संभाला। मतलब चार्ज संभाला मतलब इतने कैदी इसमें दाखिल हुए इस तारीख को, और इनको ये सज़ा हुई है। तो इनका जो कार्य जो भी चीज़ें हैं देखने की, अब ये इनकी जिम्मेदारी इस तरह से चार्ज संभालना। अब तो ये उसने ये चार्ज संभाला।
अंडमान में छोटे बड़े लगभग 25 द्वीप है। यहाँ पर बताया है कि अंडमान में कितने द्वीप है, छोटे बड़े मिला के कुल 25 द्वीप है। इनमें पोर्ट ब्लेयर सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा कोई है अंडमान में तो वो है पोर्ट ब्लेयर। सभी द्वीप घने जंगलों से भरे हुए, सभी द्वीप के आसपास जो है वो घने जंगल है और जंगलों के बीचों बीच ये टापू बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि यहाँ के मूलवासी मनुष्य के आदि रूप है। वे तीरंदाजी बहुत अच्छी करते हैं, उनका निशाना अचूक होता है। अब जंगलों में जो भी लोग रहते होंगे, जंगलों में रहने वाले लोगों को तो खेती वेती ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, ये तो करते ही नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं, तो ये जानवरों को मारकर मांस खाना या फिर जो जंगलों में से कंद फल फूल मेवे मिल जाए उसी के ऊपर उनकी जीविका चलती। तो ये लोग क्या करते, जंगलों में रहते, जंगलों में मनुष्यों के अलावा कई खूंखार जानवर रहते हैं। तो जो जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए इन लोगों को अपनी सेफ्टी रखना पड़ती है, इसलिए इन लोगों ने जो है वो तीरंदाजी, तो तीरंदाजी जो है ये लोग करते हैं। तो तीरंदाजी में वो इतने माहिर है कि मतलब उनका निशाना जो है वो जहाँ पर लगाते हैं वो अचूक होता है। बच्चे जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी तीरंदाजी में दक्ष होते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा जो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, ये सभी को तीरंदाजी बहुत अच्छी से आती है और ये तीरंदाजी में बड़े दक्ष होते हैं। पोर्ट ब्लेयर में उन कैदियों के वंशज भी रहते हैं। पोर्ट ब्लेयर अपन ने देखा कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो सबसे बड़ा एक द्वीप है। इस द्वीप में उन्होंने कहा कि उनके वंशज रहते हैं। उनके वंशज मतलब अपन कहते हैं ना हमारे पुरखे, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, इस तरह के वंशज जो है इनके पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। जो सज़ा काटने के बाद वही बच गया। अब यहाँ पर ये लोग कैसे आए अंडमान निकोबार में, तो जैसे ये इन लोगों को सज़ा मिली थी अंडमान निकोबार की, इनकी सज़ा कंप्लीट हुई, अब ये घर तो वापस जा नहीं सकते, तो वो वही बस गए। तो ये लोग उसी तरह के, इनको भी काले पानी की सज़ा हुई थी और सज़ा जब उनकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उनको कहीं जाने का ठिकाना नहीं था, तो वो वहीं पे जंगलों में डेरा बना के रहने लगे और वही बस गए और धीरे 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 ये लोगों की संख्या बढ़ती गई इस तरह से। और फिर अपनी जीविका चलाने के लिए ये इन्होंने जंगलों का रुख किया और जंगलों का रुख करा। जंगलों में जो जीव जंतु है या खूंखार जानवर है उनसे रक्षा के लिए उन्होंने तीरंदाजी सीखी। तो सभी को अपनी जान की रक्षा करना होती है, इसलिए वहाँ पर हर कोई तीरंदाजी कर लेता है, बच्चा बूढ़ा औरत हो कोई वो हो, सभी जन तीरंदाजी करते हैं। द्वीप पर जंगलों को काटकर बस्तियां बनाई गई। अब वो द्वीप पर ये लोग कैसे रहते हैं, तो जो जंगल है जंगल की कटाई कर देते हैं, उस जगह को समतल बना के वहाँ पर झोपड़ी नुमा या रहने के लिए कुछ वो बसेरा बना लेते हैं और बस्तियाँ ऐसी एक एक करके एक व्यक्ति आया उसके साथ दूसरा आया तीसरा आया, ऐसा कर करके घनी बस्तियाँ वहाँ पर तैयार हो जाती हैं। कैदियों को पहले 6 महीने तक सेल्यूलर जेल में रखा जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद उनको पता चला कि कैदियों को पहले जो शुरू के 6 महीने होते हैं तो उनको सेल्यूलर जेल जो है वहाँ पर उसमें रखा जाता है। उसके बाद अन्य द्वीपों पर भेज दिया जाता है। हम लोगों ने देखा कि इसमें छोटे बड़े मिला के से 24 छोटे बड़े जो मिला के है वहाँ पर बहुत सारे द्वीप है। तो उसमें जो पोर्ट ब्लेयर है सबसे बड़ा है। तो इसी तरह से इन लोगों को भी जो द्वीपों कैदियों को सेल्यूलर जेल के बाद में छोटे छोटे दूसरे द्वीपों पर भेज दिया जाता है। वहाँ वे सरकार के लिए कार्य करते हैं। वहाँ जाकर इनको क्या काम करना है, तो सरकार कौन, तो ये गोरी सरकार यानी अंग्रेज सरकार जो है इनके लिए इनको काम करना पड़ता है। अगर मान लो आपने अच्छा आचरण किया, आपकी जो व्यवहार है वहाँ पर अच्छा रहा, आपने अच्छा काम किया, तो कभी उन्हें स्वतंत्रता का पत्र भी दिए जाते हैं। मतलब उन कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका बिहेव अच्छा रहा तो आपकी सज़ा कम होके आपको आज़ाद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। अच्छा आचरण के आधार पर कभी कभी स्वतंत्रता पत्र भी दिए जाते हैं। साथ ही अपराध करने पर भयानक सजाएं भी मिलती है। अगर मान लो आपने वहाँ रहते कोई अपराध भी किया तो कठोर से कठोर भयानक ऐसी सज़ा भी वहाँ पर मिलती है। दोनों तरह का व्यवहार जो है इन कैदियों के साथ यहाँ किया जाता है। इस जेल में ही हमें अपना शेष जीवन बिताना था। जिन्होंने भी लिखा है तो उन्होंने कहा कि अब हमारा जो बचा हुआ जीवन है हमको इन्हीं जेल में बिताना था। हट्टा कट्टा गोरा मिस्टर बेरिक जेल का इंचार्ज था। वो ये जो लोग गए इनका इंचार्ज कौन था, तो एक हट्टा कट्टा सा एक गोरा वो था, उसका नाम था मिस्टर बेरिक। तो वो जो है वो इनका इंचार्ज था। जब से जेल बनी थी वही उसका जेलर था। मतलब जेल जब से बनी हुई है वही सेल्यूलर जेल, उसका ये जेलर तब से पुराना जेलर है और तब से वही जेलर था।
उसके मस्तिष्क में साधारण मानवीय गुणों के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब उसके मन में, मतलब वो एक कठोर प्रवृत्ति वाला ऐसा जेलर था। उसके मन में जो इंसान के मन में जो भावनाएं होती है, किसी का दुख देखकर वो दुखी हो जाता है, किसी के सुख में खुशी में शामिल होके उसकी खुशी को दोगुना कर देता है। अगर कोई गरीब दिखे या कोई भूखा दिखे तो उसको भोजन खिला के खुश हो जाता है। ये मानवीय स्वभाव है, हम जैसे लोगों का स्वभाव है कि हम किसी का दुख नहीं देख सकते। हम भी ज़रा सा अगर हमारे ऊपर कुछ संकट आए तो विचलित हो जाते हैं। इसी तरह से मानव जीवन होता है। परंतु जो बेरक था, मिस्टर गोरा जो था, मिस्टर बेरिक, उसके मन में इसी तरह से कोई मानवता के लिए कोई स्थान नहीं था। उसका मन बिल्कुल कठोर था। वह स्वयं को वहाँ का सम्राट समझता था। उसका मानना था कि यहाँ का मैं सम्राट हूँ और जो मैं आदेश करूँगा वो उसका पालन जो है इन सभी ने करना चाहिए, कैदियों ने करना चाहिए। वो कैदियों को आपस में लड़ाने में बहुत होशियार था। वो क्या करता था, एक कैदी को दूसरे कैदी के खिलाफ भड़का देता था और दोनों कैदियों को आपस में लड़वा देता था। उसमें वो बड़ा माहिर था। कैदियों को आपस में लड़वा कर वो उनके झगड़ों का मजा लेता था। जैसे दो कैदी लड़ने लग जाते तो वो दूर बैठकर मजा लेता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज की अगर हम सामाजिक पार्टियां भी देख लो या कुछ देख लो, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या करते हैं, आपस में लोगों को लड़वा देते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग होते हैं। ऐसा ही एक गोरा था जिसका नाम था मिस्टर बेरी। तो जब दो कैदी लड़ने लगते तो उसका वो मजा लेता। जब हम जेल में पहुँचे तो उसे हमारा आना खटक गया। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हम जब उस जेल में पहुँचे तो उसको हमारा आना कोई खास पसंद नहीं आया, उसको खटक गया। क्यों खटका? वो हमसे कुछ झगड़ा करना चाहता था। वो चाहता था कि इन लोगों से मैं झगड़ा करूँ, इन लोगों को आपस में लड़वाऊँ, और उसके लिए वो भरकस उकसाने का भी प्रयास करता था। जैसे मैं हूँ, मेरा कोई साथी है तो वो साथी को मेरे खिलाफ भड़का दिया या उसके खिलाफ मेरे मन में कुछ बोल दिया या बता दिया, तो जिसके कारण मैं क्या करूँ, उससे द्वेष करूँ, आपस में हम लोग लड़े। पर ये जो थे सैनिक, तो ये स्वतंत्र सेनानी, ये उसकी वो जो प्रयास था उसको ये सफल नहीं होने देते थे। उसके भड़काने पर भी ये नहीं भड़कते थे, ना उकसते थे, और इस तरह का मौका उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए ये जो आए थे